नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन संस्कृत व्याकरण के एक बेहद रहस्यमय और आकर्षक विषय में गोता लगाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी दिलचस्प पहेली है जो हमें दिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे बिखरे हुए व्याकरणिक नियम एक साथ जुड़कर किसी विशाल अर्थ का निर्माण करते हैं। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण केवल नियमों की कोई बोरिंग सूची नहीं है, बल्कि ये एक सुपर कॉम्प्लेक्स, तार्किक और वैज्ञानिक मशीन की तरह है। इसके काम करने के तरीके को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कॉग्निटिव रोडमैप को डिकोड कर रहे हों। तो आइए बिना देर किए इस शानदार भाषाई यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी पहेली को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, धातु, प्रत्यय और अर्थ। दूसरा, नियमों के टकराव को सुलझाना। तीसरा, आंशिक नियमों का खतरा। चौथा, एकता का सिद्धांत। पांचवां, एक प्रत्यय की यात्रा। और छठा, एक परस्पर जुड़ी भाषाई प्रणाली। ये क्रम पाणिनीय व्याकरण की जटिल कार्यप्रणाली को खोलने के लिए एक तार्किक रोडमैप का काम करेगा। तो चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। भाग 1, धातु, प्रत्यय और अर्थ। किसी भी विशाल गगनचुंबी इमारत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव की ईंटों को देखना पड़ता है ना। संस्कृत भाषा में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों से शुरुआत करनी होगी। संस्कृत में किसी भी शब्द के निर्माण में मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, प्रकृति यानी मूल धातु और प्रत्यय। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मिलकर अर्थ तो बताते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर हमेशा प्रत्यय ही होता है। मतलब धातु तो बस एक कच्चे माल या मिट्टी की तरह है। असली जादू तो प्रत्यय करता है, जो उस मिट्टी को एक सुंदर आकार और उद्देश्य दे देता है। सच कहें तो प्रत्यय के बिना धातु का अपने आप में कोई खास उपयोग नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मूल धातु है। अब अगर इसमें एक खास प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो कर्त्री यानी पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में आ जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रत्यय लगा दें तो वही शब्द कर्म या भाव यानी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। कमाल की बात है ना। बस एक छोटा सा प्रत्यय पूरे वाक्य का मिजाज बदल देता है। ये भाषा के भीतर मौजूद एक स्विच की तरह है, जिसे ऑन या ऑफ करते ही पूरी दिशा बदल जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, व्याकरणिक नियमों के टकराव को सुलझाना। क्योंकि जब प्रत्यय इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें कंट्रोल करने वाले नियम भी बहुत सारे होंगे, और जहां ढेर सारे नियम होते हैं वहां टकराव तो लाजमी है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब विशिष्ट क्रियाओं का विश्लेषण करते समय 2 व्याकरणिक नियम आपस में टकरा जाएं तो क्या करें, खासकर जब बात लकार की हो रही हो। लकार ही तो तय करते हैं कि कोई काम किस काल या मूड में हो रहा है। जब 2 नियम अलग अलग बातें कहने लगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर प्राथमिकता किसे दी जाए। इस भारी तनाव को समझिए। होता यह है कि एक तरफ तो बड़े बड़े सामान्य नियम होते हैं जो कहते हैं कि हमेशा सक्रिय वाच्य होना चाहिए, और ठीक उसी समय कुछ विशिष्ट अपवाद आकर कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो निष्क्रिय वाच्य ही लागू होगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे प्राचीन व्याकरण बिल्कुल एक जज की तरह काम करते हैं। वे पूरे व्याकरणिक माहौल का गहराई से विश्लेषण करते हैं ताकि ये तय हो सके कि बिना किसी विरोधाभास के वास्तव में कौन सा नियम वहां लागू होना चाहिए। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, आंशिक नियमों का खतरा। इन टकरावों को सुलझाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आधा अधूरा ज्ञान, या कह लें कि किसी नियम का सिर्फ एक हिस्सा देखना कितना खतरनाक हो सकता है। मूल ग्रंथ में कुछ बड़े शानदार उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी पुराने ग्रंथ से सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ ले, सुरापातव्य, जिसका मतलब हुआ कि शराब पीनी चाहिए। सुनकर लगेगा कि अरे ये कैसा अजीब नियम है, लेकिन जब पूरा संदर्भ देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बस एक अधूरा वाक्य है जिसका अपने आप में कोई अधिकारी नहीं है। ठीक वैसे ही अग्निहोत्र के सामान्य नियम अलग से देखने पर कुछ और लगते हैं, लेकिन अपवादों के साथ उनकी पूरी तस्वीर एकदम बदल जाती है। इसीलिए किसी भी नियम को अलग-थलग पढ़ने से हमेशा गलत और अनचाहे नतीजे ही निकलते हैं। संस्कृत व्याकरण में इस जटिल स्थिति को अनिष्ठापत्ति कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा अनिष्ट या गलत परिणाम जो अधूरे विश्लेषण से पैदा होता है। ये सिद्धांत हमें साफ चेतावनी देता है कि पूरी तस्वीर देखे बिना किसी एक हिस्से पर फैसला सुनाना बहुत बड़ी भूल है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं पर हमारा चौथा बिंदु आता है,
एकता का सिद्धांत। व्याकरण के आचार्यों ने टुकड़ों में चीजों को देखने की इस समस्या का एक बेहद मास्टरफुल समाधान निकाला है। और वो खूबसूरत समाधान है एक वाक्यता। ये एक ऐसा गहरा दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि व्याकरण के हजारों नियम कोई अलग अलग टापू नहीं है, बल्कि वे एक विशाल जिग्सो पजल के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हैं। जब तक सारे टुकड़े एक साथ मिलकर एक पूरा ढांचा या एक वाक्य नहीं बना लेते, तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। पजल का कोई एक टुकड़ा आपको कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। वाक्य तभी अर्थ प्राप्त करते हैं जब उनके अंग एकीकृत होते हैं। वास्तविक अर्थ कभी किसी अंश में नहीं पाया जाता। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का एकदम सटीक सार है। सच्चाई यही है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा पूरे संदर्भ के सामने छोटा पड़ जाता है। जब तक सारे हिस्से एक दूसरे के साथ परफेक्ट तालमेल नहीं बिठाते, असली अर्थ कभी सामने नहीं आता। भाग 5, एक प्रत्यय की यात्रा। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखते हैं कि ये एकता का सिद्धांत असल में एक शब्द को बनाने में कैसे काम करता है। किसी भी क्रिया में प्रत्यय लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक के बाद एक कई कड़े नियमों से होकर गुजरने वाली यात्रा है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। सबसे पहले मूल धातु की पहचान होती है, फिर उसके ऊपर लकार सेट किया जाता है जो काल बताता है, और उसके बाद कहीं जाकर पुरुष और वचन तय किए जाते हैं। हर एक कदम अपने से पीछे वाले कदम पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अब पुरुष और वचन को ही ले लीजिए। प्रथम, मध्यम या उत्तम पुरुष चुनना हो और उसके साथ एक वचन, द्विवचन या बहुवचन लगाना हो, ये सब कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है। ये विशेष श्रेणियां हैं जिन्हें उस बड़े व्याकरणिक मशीन के अंदर बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपनी सही जगह पर फिट होना ही पड़ता है। जरा सी भी चूक हुई और पूरा शब्द ही गलत हो जाएगा। इस यात्रा से हम अपने छठे और आखिरी बिंदु पर पहुंचते हैं, एक परस्पर जुड़ी भाषाई प्रणाली। अगर हम सूक्ष्म स्तर से थोड़ा जूम आउट करें तो हमें इस पूरी भाषा का असली और विस्मयकारी पैमाना दिखाई देने लगता है। जरा स्क्रीन पर मौजूद इन नियमों की लिस्ट पर गौर कीजिए। एक अकेला सटीक शब्द बनाने के लिए कितने सारे ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। प्रत्यय तय करना, उसका स्थान और स्वर फिक्स करना, कहाँ नया वर्ण जुड़ेगा यानी आगम होगा, कहाँ किसी अक्षर का लोप होगा, किसमें विकार आएगा या उलटफेर होगा। ये सच में हैरान करने वाला है कि हम जो शब्द इतनी आसानी से बोल देते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी गणितीय और तार्किक प्रक्रिया चल रही होती है। इसीलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि इन सभी नियमों के विशाल और परस्पर जुड़े संश्लेषण के बिना सच्चा अर्थ कभी नहीं मिल सकता। संस्कृत में इसे समस्त शास्त्र अवयव उपसंहृति कहा गया है, मतलब पूरे शास्त्र के हर एक अंग का एक साथ आना। अर्थ समझने का सच में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में जब सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं तभी मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही सारे नियम मिलकर ही भाषा को पूर्ण बनाते हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल सामने आता है। अगर वास्तविक अर्थ केवल एक संपूर्ण एकीकृत प्रणाली में ही मौजूद है, तो आज के समय में जहां हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों, सोशल मीडिया की हेडलाइंस और 30 सेकंड की क्लिप्स पर निर्भर हो गए हैं, वहां हम रोजमर्रा के संचार का कितना बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण का ये गहरा विज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। किसी भी पहेली के एक टूटे हुए हिस्से को देखकर फैसला सुनाने के बजाय हमें हमेशा पूरी तस्वीर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। सोचिएगा जरूर इस बारे में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।